ओके, हेलो एवरीवन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के रिवीजन के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको पता होगा कि कल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन बैंक लॉन्च की है 2022 वाले बैच के लिए। हालांकि एक बात सही है कि ये क्वेश्चन बैंक जो अभी लॉन्च की गई है, ये और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक दी थी, ये बिल्कुल सेम है। मतलब कि कुछ भी फर्क उन दोनों क्वेश्चन बैंक में नहीं है, लेकिन बोर्ड ने इस बार दी है क्वेश्चन बैंक। इसका जरूर मतलब यह है कि इसका जरूर आप अगर इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो उसका फायदा होगा। जिस तरीके का डिस्टर्बेंस अभी स्टूडेंट के लाइफ में चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेट बोर्ड में ऑलरेडी बताया हुआ कि पेपर को इस बार सिंपल रखा जा रहा है। मतलब जो लेवल है पेपर की वो भी सिंपल रहेगी, और साथ ही साथ में इस टाइम पे क्वेश्चन बैंक लॉन्च करने का मतलब है कि आप उस क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। और अगर आप देख रहे होंगे तो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ क्वेश्चन बैंक से। जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक दी है वही क्वेश्चन बैंक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो प्लीज एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आप अब से अच्छे से करके जाओगे तो आपका डेफिनेटली फायदा होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्लीज वो जाके देखिए। इसके पहले मैंने रोटेशनल डायनामिक्स वाला जो चैप्टर है वो भी अपलोड कर दिया, उसकी रिवीजन दे दिए करके। अभी हम इस सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। फ्लूइड के चैप्टर में हम जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं वो सभी कॉन्सेप्ट आइडियल फ्लूइड को अज्यूम करके पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो भी जब भी हम फ्लूइड के बारे में बात करेंगे तब वो कौन सा फ्लूइड होगा, आइडियल। एंड इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, क्योंकि रियल फ्लूइड को स्टडी करेंगे तो हमारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड के बाद आइडियल फ्लूइड को कंसीडर करके अगर आप सारी चीजें पढ़ रहे हो तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इस आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस क्वेश्चन से हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, राइट। तो आइडियल फ्लूइड की कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टी यहां भी मैंने दी हुई है, जिसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आप आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दैट इज इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। ये जो फ्लूइड होते हैं आइडियल फ्लूइड, मतलब ऑब्वियस बात है गाइस कि आइडियल तो कोई चीज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। बट हम लोगों ने हमारे मन में अज्यूम करके लिया है क्योंकि हमको स्टडी करना है बहुत सारी चीजों का। तो जो इमेजिनरी या कहते हैं ना हाइपोथेटिकल फ्लूइड हमने कंसिडर किया है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने मानी है। तो पहला, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, दैट मीन्स इस डेंसिटी इज कांस्टेंट। अब कोई भी चीज इनकॉम्प्रेसिबल है जिसको आप कॉम्प्रेस नहीं करते, मान लो आपको गैसेस को कॉम्प्रेस करते हैं, हम केटीजी में पढ़ते हैं, कोई गैस आपके पास है उसके ऊपर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो उनको आप कॉम्प्रेस कर सकते हो, उनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, राइट। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर कम करोगे आप तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस है। बट कोई लिक्विड जो कि आइडियल है या कोई फ्लूइड जो आइडियल है उसको अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करो और वो कंप्रेस नहीं होता है तो वो कौन सा फ्लूइड कहलाएगा, आइडियल फ्लूइड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, दैट मींस डेंसिटी, इसका रो जो है वो कांस्टेंट है। इसका रो क्या आएगा, इज कांस्टेंट, इसकी डेंसिटी बदलती नहीं, ठीक है। आप प्रेशर नहीं, प्रेशर ट्रांसमिट होता है, हालांकि आप प्रेशर नहीं पड़े होंगे ड्यू टू कोविड के चलते हुए, बट प्रेशर ट्रांसमिट होता है उस फ्लूइड के थ्रू, बट कॉम्प्रेस नहीं होगा वो फ्लूइड। सेकंड, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। इट्स फ्लो मतलब जब भी आइडियल फ्लूइड मोशन में होगा, फ्लो होगा, ठीक है। मान लो ये पाइप है और इस पाइप में आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो रोटेशनल इफेक्ट उसके अंदर नहीं आएगा, रोटेट नहीं होगा, उसके मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन नहीं करेंगे, यानी कि जो ओमेगा रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी रहेगी उनके मॉलिक्यूल्स की, वो 0 रहेगी। इसके मॉलिक्यूल की, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, सेकंड प्रॉपर्टी इट इज इरोटेशनल, मतलब कि इसका फ्लो बिल्कुल स्मूथ होता है ना। मतलब अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल सीधा अपने एक पाथ से चलेगा, दूसरा उसके नीचे चलेगा, तीसरा उसके नीचे, अपने अपने पाथ से। उनकी एक स्पेशल पाथ्स होती है, इनको हम स्ट्रीमलाइंस कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रीमलाइन ऑफ दिस पार्टिकल। अब इसके पीछे बहुत सारे पार्टिकल है, एक के पीछे एक चलते जा रहे हैं, कोई अपना रास्ता छोड़ के दूसरे के रास्ते में नहीं जाएगा, है ना। या अगर आप लेयर में समझे, जैसे आप पानी के पाइप में ऊपर वाली लेयर है और इसके नीचे ये दूसरी लेयर है, तो लेयर ऐसे लैमिना, जैसे प्लेन लैमिना होता है ना, ऐसे लैमिना, एक लैमिना के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तो ऐसे लैमिनार फ्लो होता है ये, समझ रहे क्या, इनके आइडियल फ्लूइड का। तो बेसिकली इट इज इरोटेशनल, इट्स फ्लो इज स्मूथ एंड इट हैज नो टर्बुलेंस, राइट। लेकिन इट इज नॉन विस्कस, जो भी आपका आइडियल फ्लूइड होगा उसकी विस्कोसिटी 0 रहेगी। विस्कोसिटी मतलब होता है अगर किसी लिक्विड की या किसी फ्लूइड की बच्चों विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब है कि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, लेयर टू लेयर जो रिलेटिव मोशन होगा,
ठीक है, उसके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे हनी का विस्कोसिटी ज्यादा होता है, तो अगर आइडियल फ्लूइड है तो वो नॉन विस्कस रहेगा, यानी कि विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड इज 0। ठीक है, उनके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा। देन इट्स फ्लो इज स्टेडी, वो तो पहले ही बताया मैंने। स्टेडी का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे मतलब अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे से जाने वाला, गुजरने वाला हर मॉलिक्यूल की स्पीड फिक्स रहेगी। जैसे यहाँ से गुजरने वाला मॉलिक्यूल 50 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा हर मॉलिक्यूल 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा। अगर आगे की बात करेंगे तो आगे इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बट जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मॉलिक्यूल 50 की स्पीड से जा रहा है, दूसरा भी 50 से जाएगा। अगर यहाँ से 60 से जा रहा है तो उसके पीछे वाला भी 60 की स्पीड से जा रहा है। तो किसी भी गिवन पॉइंट पे जब भी वेलोसिटी फ्लो की कांस्टेंट होगी तो उसको हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। और आइडियल फ्लूइड कौन सा फ्लो दिखाता है? स्टेडी फ्लो। एक बार फिर से, आइडियल फ्लूइड की हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है। पहला, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, इसका रो कांस्टेंट होता है, डेंसिटी बदलती नहीं, कॉम्प्रेस नहीं होता। इट इज इनकॉम्प्रेसिबल, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, नेक्स्ट इट इज नॉन विस्कस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स फ्लो इज स्टेडी। गेटिंग और नॉट? 2 मार्क के लिए भेजा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंपेयर द स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम। यहाँ पे पहले इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए एक है मेरे पास यहाँ पे स्टेडी फ्लो, या इसको हम कहते हैं लैमिनार फ्लो, या इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो ये क्या होता है? मान लीजिए एक पाइप है मेरे पास में, ये जो दिख रहा है आप, और इस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। बट इस फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल हमारा, एक मॉलिक्यूल ए, दूसरा मॉलिक्यूल बी और तीसरा मॉलिक्यूल सी है। 3 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे कंसीडर किए। तो ये मॉलिक्यूल जिस पाथ से चल रहा है, मूव हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ये पाथ है ये। ठीक है ना? तो मॉलिक्यूल ए ऐसे इस पाथ से, जिस पाथ से ट्रैवल कर रहा है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल ए का पाथ, और या उसकी लाइन। दिस इज द स्ट्रीम लाइन ऑफ दिस मॉलिक्यूल ए, है ना? मॉलिक्यूल ए, बी, सी, ये सभी के सभी इस स्ट्रीम से पास हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और दिस इज द स्ट्रीम लाइन। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम यहाँ पे हो सकती है, ये वाली ऊपर नीचे, और दिस इज व्हाट स्ट्रीम। और ये स्ट्रीम एक में इंटरसेक्ट नहीं करी, ये लाइंस एक को इंटरसेक्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई दिस फ्लो इज स्ट्रीम लाइन फ्लो। लैमिना के फॉर्म में इसको लैमिनार फ्लो कहेंगे। तो हम अभी समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए इस लाइन के अलॉन्ग ये तीनों जा रहे हैं, तो किसी एक गिवन पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो ए के बाद में वहां पे बी आएगा, तो बी पे भी वहां की कितनी होगी? 50। सी की भी कितनी होगी? 50। तो इस स्ट्रीम लाइन पे आने वाले जितने भी पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है, उनकी इस गिवन पोजीशन पी पे स्पीड कितनी होने वाली है? 50 मीटर पर सेकंड। राइट? तो तब इस फ्लो को आप क्या कहोगे? स्टेडी फ्लो, या फिर लैमिनार फ्लो, या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी अलग हो सकती है, लेकिन उस पॉइंट से गुजरने वाले हर मॉलिक्यूल की वही स्पीड रहने वाली है। गिवन पॉइंट पे अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वो वाला फ्लो कहलाएगा स्ट्रीमलाइन। ठीक है? और आगे क्यों बदल सकती है? क्योंकि अगर पाइप की डायमीटर बदल सकती है ना, तो उसकी वजह से स्पीड में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन फिर उस पॉइंट पे आने वाला, आई होप समझ रहे हैं। देन स्ट्रीमलाइन आर ऑलवेज पैरेलल एंड दे नेवर इंटरसेक्ट। तो ये जो स्ट्रीमलाइन आपको दिख रही है, जैसे ऐसी लाइन, ये ऑलवेज हमेशा पैरेलल रहेगी, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है? और इस स्ट्रीमलाइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी फ्लो स्ट्रीमलाइन तब होता है जब उस फ्लो की वेलोसिटी ऑफ फ्लो ये क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो। अभी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है मैं अभी समझाता हूं आपको, लेकिन तब तक के पहले टर्बुलेंट फ्लो समझ लेते हैं। टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा? टर्बुलेंट फ्लो ये होता है कि किसी गिवन पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। मतलब पहला मॉलिक्यूल अगर 50 की स्पीड से जा रहा है, तो उसी पॉइंट पे दूसरा मॉलिक्यूल 60, 80 कितनी भी स्पीड से जा रहा है, कम ज्यादा। मतलब इनकी वेलोसिटी जो है गिवन पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं रहती, रैंडम मोशन करते हैं टर्बुलेंट फ्लो के अंदर पार्टिकल। टर्बुलेंट समझ सकते हो, है ना? कोई फिक्स पाथ नहीं। तो मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट। किसी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं होती, कम ज्यादा होती रहती है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, आप शायद देख पा रहे होंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ग्रेटर होनी चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी से, तब टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो हम पहले ये वाले जो बॉक्स मैंने किए हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो रेनॉल्ड्स नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बताया, और उसने क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया Vc is equals to R suffix n into eta upon rho d, where Rn क्या होता है? Rn is the Reynolds number, eta is called as viscosity of that fluid, जिसके लिए आप क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हो, rho is density of that fluid, okay, and d is the diameter of pipe,
किसी पर्टिकुलर पाइप में से जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ये सब वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो, उसकी डेंसिटी, डायमीटर, ईटा, दैट विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी स्पेशल अपोजिशन प्रोवाइड होता है मूविंग लिक्विड को, और रेनॉल्ड्स नंबर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी यहां से मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ये आरएन को यहां पे कर दूं, आरएन को यहां पे कर दूं, रो डी उधर लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी इंटू रो इंटू डी अपॉन में क्या आ जाएगा ये ईटा। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। भाई साहब जब ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस होती है 1000 से, 1000 इज अ प्योर नंबर, एक आंकड़ा है फक्त, ठीक है, तो इस नंबर से अगर कम 1000 से कम अगर रेनॉल्ड्स नंबर है किसी फ्लूइड के लिए, किसी मूविंग फ्लूइड के लिए, इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000, तब आप कहो कि वो फ्लो स्टेडी फ्लो है। मतलब कौन सा फ्लो स्टेडी है और कौन सा नहीं है आप रेनॉल्ड्स नंबर से बता सकते हो। अगर किसी फ्लो का रेनॉल्ड्स नंबर ये 2000 से ज्यादा है, 2000 से ग्रेटर है, तो वो फ्लो कैसा है, अनस्टेडी है, टर्बुलेंट फ्लो है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर ये लेस देन 1000 है, लेस देन कैसा है 1000 बट ग्रेटर देन 2000 है, 2000 है, तो फ्लो स्टेडी फ्लो से टर्बुलेंट या टर्बुलेंट से स्टेडी फ्लो के मतलब इंटर कन्वर्टेबल है। एग्जैक्ट बता नहीं सकते आप स्टेडी या टर्बुलेंट है, मतलब समझ रहे ना, बीच में रहेगा, राइट। तो जब जब क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगी फ्लो की, मतलब कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो स्टेडी रहेगा पानी, जब धीरे धीरे बहता है तो स्टेडी रहेगा। लेकिन जब फ्लो की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है ना, पानी टर्बुलेंट हो जाता है, एडीज वगैरह बनती है उसमें, रैंडम मोशन करते हैं मॉलिक्यूल, एक सीधे पाथ में ट्रैवल नहीं करते, है ना। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो, ठीक है, या स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो देखिए यहाँ पे यही पॉइंट दिए हुए हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द स्मूथ फ्लो ऑफ लिक्विड और स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लूइड। आप जरूरी नहीं कि फ्लूइड में लिक्विड ही कहो, फ्लूइड्स में एयर, गैस और वो तीनों आएंगे, मैंने इस प्रीवियस सेशन में बताया आपको। जनरली फ्लूइड इस वर्ड को लेके हम लिक्विड के ऊपर ही चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, फ्लूइड मतलब उसमें गैसेस भी आ जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, द स्मूथ फ्लो ऑफ लिक्विड विथ वेलोसिटी स्मॉलर देन अ सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। व्हेन the velocity of flow is less than the critical velocity, then flow is called as streamline flow or steady flow. But when the speed or the velocity is greater than the critical velocity, then unsteady flow होगा, right? In streamline flow, velocity of fluid at a given point is always constant, और यहाँ पे constant नहीं रहेगी, पढ़ लेना आप लोगों ने। Two streamlines never intersect, they are always parallel, और यहाँ पे जो होंगे स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट होती है, एडीज बनती है, रोटेशनल मोशन करते हो मॉलिक्यूल, तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एडीज यानी कि भौरे बन जाते हैं उस पानी में। लास्ट, स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर अ प्लेन सरफेस कैन बी अज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स in a flow of liquid through a pipe of uniform cross section area. All the streamlines will parallel to the axis of tube. Simple. आप किसी भी फ्लो को ऐसे प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कि एक प्लेन के ऊपर प्लेन ऐसे लिक्विड ट्रैवल कर रहा है। जो प्लेन सरफेस से कांटेक्ट में रहेगा उसकी स्पीड कम रहेगी, उसके ऊपर वाला ज्यादा स्पीड से, उसके ऊपर वाला और ज्यादा स्पीड से। तो दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, दो लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिलेटिव मोशन वहां पे एक फ्रिक्शन डेवलप होता है जिसको आप विस्कोसिटी कहोगे आगे, राइट। तो यार एक डिफरेंस प्रिपेयर कर लेना, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हो? यस, कल के सेशन में मैंने कुछ चीजें रिवाइज की, आज मैंने अब तक की 2 ही चीजें बताई आपको, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो का डिफरेंस और प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल फ्लो। दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यारो। नेक्स्ट, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट, फेनोमेना तो मैंने कल बता दिया था। मैंने कहा था किसी भी लिक्विड सरफेस पे एक फोर्स लगता है, एक तनाव बन जाता है जिसमें मॉलिक्यूल ऐसे लैटरली एक में को खींचते हैं, है ना। क्यों खींचते हैं वो समझ में आ गया आपको, कल का वीडियो देख लेना। तो मतलब टेंजेंशियल, ये अगर सरफेस है तो ये मॉलिक्यूल टेंजेंशियली एक में के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। अब उस लाइन के ऊपर जितने भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल है या वाटर के मॉलिक्यूल है, उनको दोनों तरफ मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, आजू का भी खींच रहा है, बाजू का भी खींच रहा है, ऐसे खींच रहे हैं उसको, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इधर भी खींचा जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है, इधर भी, तो है ना। तो सरफेस के ऊपर फोर्स से टेंजेंशियली लग रहा है। तो इमेजिन कीजिए आपने जो इमेजिनरी लाइन उस सरफेस पे खींची, एक्चुअल में नहीं खींच सकते आप, बट इमेजिन कीजिए कि कुछ अमाउंट ऑफ लेंथ की लाइन हमने खींची, तो उस लाइन पे कुछ फोर्स है F, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है उस लाइन के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल है उनके ऊपर, और लेंथ है L, तो इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन ये फोर्स नहीं है, सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ,
क्या डेफिनेशन दी है? द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल टू द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस। राइट एंगल पे एक्ट कर रहा है, मतलब जो लाइन तुमने खींची उस लाइन को ये फोर्स ऐसे राइट एंगल में एक्ट करेगा। गेटिंग और नॉट? ओके, और इसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। ऐसा यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस, और इसका डायमेंशन आएगा m1 l0 t - 2। डिवाइड में सेंटीमीटर है तो कैंसिल कर लिया ऊपर वाले l को, इसलिए l0 आ गया। तो दिस इज द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन प्रिपेयर करके रखिए। व्हाट इज सरफेस टेंशन? द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद रहेगा आपको, बट दैट फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन व्हिच इज ड्रॉन ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस। राइट? यस, ये डेफिनेशन कर लेना। देन दूसरी डेफिनेशन पूछिए आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है कि जब भी कोई लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा, मान लो ये बीकर है, ये पढ़ाया हुआ है, और इसे कांटेक्ट में हमने कुछ लिक्विड डाल दिया और ये कुछ ऐसा, इसका मेनिस्कस कभी फ्लैट, कभी कॉनकेव, कभी कॉन्वेक्स होता है। तो ये जो मैंने ड्रॉ की लिक्विड है, तो लिक्विड के सरफेस पे मैं क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या? सरफेस सॉलिड के कांटेक्ट में जहां जहां पर, दैट ऑल आर कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसमें का एक लिया और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सरफेस को, लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ किया। इस टेंजेंट ने सॉलिड के साथ में, उस टेंजेंट ने सॉलिड के साथ में जो भी एंगल बनाया, दिस वाला, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये लिक्विड के अंदर से मेजर करना है आपको हर बार। राइट? सो फॉर अ लिक्विड इन कांटेक्ट विद सॉलिड, एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड and tangent drawn on the free liquid surface at the point of contact and measured inside the liquid is called as angle of contact. एक बार फिर से, what is angle of contact? Angle between tangent drawn on a free liquid surface and solid. Okay, and that angle is always measured inside the liquid. हमेशा, अब क्योंकि देखिए सॉलिड सरफेस और टेंजेंट के बीच में ये भी एंगल है, हमको वो नहीं लेना है, हमको लिक्विड के अंदर का हमेशा मेजर करना है। ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है बच्चों, है ना? आप पढ़ोगे, नोट्स आपको मिल जाएगी। सॉरी, मैंने फुल नोट्स डाली नहीं टेलीग्राम पे, मैं आज डाल दूंगा। ठीक है, तो सुनिए क्या होगा। ये जो ऊपर वाला मीडियम है, जैसे मान लेते एयर है, ये तो लिक्विड है हमारा, वाटर मान लेते, और ये ग्लास है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये जो सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में, यानी कि वाटर और ग्लास के जो भी सॉलिड है आपका और लिक्विड कांटेक्ट में, उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। ये जो थर्ड मीडियम सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें कुछ इम्प्योरिटी डालोगे, इम्प्योरिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, देन मतलब ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो 2-3 चीजें आपको पूछी जा सकती है कि 2 इफेक्ट बताइए, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। आगे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह रहा है कि कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड द क्लीन ग्लास। राइज निकालना है, मतलब कैपिलरी का क्वेश्चन है ये। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ बच्चों? 0.1 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर में। अरे मिलीमीटर का कन्वर्जन कर लिया मीटर में, ये 1 से डिफर हुआ -1 और मिली के -3 तो हो गया -4 मीटर। सरफेस टेंशन आपको दिया है, व्हेन इमर्स इन अ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो ये सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है। द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास अगर आप लेते हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है। उसी तरीके से केरोसिन ग्लास अगर आप लेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 26 डिग्री होता है। मर्क्यूरी ग्लास के केस में दैट इज 140 होता है। तो उसकी वैल्यू आप कह सकते हो। ठीक है, एक दो वैल्यू याद कर लेना। देन देखिए, द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m3 एंड g इज 9.8। सारा जो प्रॉब्लम आप ठीक से पढ़ोगे तो आपके पास डेटा है, r इतना है, टेंशन, डेंसिटी, g एंड थीटा। अब फॉर्मूला पता है, राइज ऑफ लिक्विड लेवल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r rho g। यहाँ पे आपको t पता है, थीटा पता है, r पता है, रो पता है, g पता है। सभी वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। ये सभी वैल्यू पुट कर दी, आपको आंसर मिल गया h का 0.1429 मीटर। राइट? अगला क्वेश्चन देखिए, अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 मिलीमीटर। एक ड्रॉप है मेरे पास जिसकी रेडियस है 0.3 मिलीमीटर, फॉल्स थ्रू द एयर विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है आपको 1 मीटर पर सेकंड। द विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, विस्कोसिटी यानी कि ईटा, ये दिया है 18 × 10⁻⁻6 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द विस्कस फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप। तो विस्कस फोर्स निकालने के लिए बोला है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है F = 6 pi eta RV। ठीक है, F = स्टोक्स ने बताया था, F = 6 pi eta RV। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास 6 है, पाई की वैल्यू है 3.14, देन ईटा मेरे को दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईटा? 18 × 10⁻⁻6
18 इंटू 10⁻⁻6। r कितना है बच्चों? r है मेरे पास में 0. दैट इज 3 इंटू 10⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁻4, और रेडियस शायद 1 है। तो हमारे पास जो क्या दिया था, रेन ड्रॉप 0, रेडियस 0.3 दी थी, वो कन्वर्ट कर लिया हम लोग, वेलोसिटी 1 दी हुई है, तो ये वेलोसिटी आपको मिल गई 1। ये सारा कैलकुलेशन कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? तो आपको आंसर ये मिलना चाहिए 1.017 10⁻⁻7। Then two soap bubbles have radius in the ratio 2:3। दो सोप बबल है, R1:R2 आपको दिया है 2:3, रेडियस का रेशियो 2:3 है। कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग दिस बबल। तो यार वर्क डन का फॉर्मूला सरफेस टेंशन है T इंटू DA होता है, लेकिन जब बबल की बात होता है तो एरिया 2 होने के कारण यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट इज फॉर्मूला जाएगा 2 इंटू T इंटू DA। बट किसी भी स्फेरिकल बॉडी का एरिया कितना होता है, दैट वो होता है 4 पाई r²। मतलब मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं W/W2 इज इक्वल टू R1/R2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि वर्क डन रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मेरे पास रेडियस का रेशियो है, वही किया है मैंने। W/W इज इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर, और R1/R2 का रेशियो दिया था 2/3, उसका स्क्वायर किया 4:9 आंसर मिलेगा। ये जो पूरी नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। देन अगला, ये फेनोमेना तो कल ही डिस्कस किया मैंने। अब क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। समझाया था, फिर भी एक बार ध्यान दीजिए। मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर 3 मॉलिक्यूल मतलब फ्लूइड ले लिया और उस फ्लूइड के 3 मॉलिक्यूल कंसीडर किए, जिसके अंदर दिस मॉलिक्यूल ए इज lies in completely inside the liquid. That's why the molecules around that molecule A exert a equal force in all directions। सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा 0। बट इस मॉलिक्यूल बी के बारे में आप सोचिए कि इसका थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एयर में लाई करता है और मैक्सिमम पोर्शन, मेजर पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइज इन द लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल लोअर पार्ट में ज्यादा होंगे और एयर के मॉलिक्यूल ऊपर कम होंगे। तो एयर के मॉलिक्यूल की वजह से जो एडहेसिव फोर्स लगेगा वो कम होगा विद रिस्पेक्ट टू द कोहेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल। तो इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा, तो ये मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहेगा। इन द सेम वे जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे या सरफेस के जस्ट नीचे है वो नीचे जाना चाहेंगे, क्योंकि ऊपर का एडहेसिव फोर्स नीचे के कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में कम है, तो कम है तो फिर इधर लगेगा। तो इसलिए सभी के सभी मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहेंगे। नीचे जाने की कोशिश में जो सरफेस मॉलिक्यूल बचते हैं वो लैटरली एक में को खींचेंगे, और सब मॉलिक्यूल चाहते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो, हमारा सरफेस एरिया कम हो, हम सरफेस पे ना रहे। तो इस कोशिश में दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, और इसकी वजह से सरफेस पे एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, एक फेनोमेना डेवलप हो जाता है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। एक बार पढ़ लेते हैं किस तरीके से लिखना है इस चीजों को। आपको ज्यादा पॉइंट दिखेंगे लेकिन आप लिख सकते हो उसको आराम से। फर्स्ट पॉइंट देखिए मॉलिक्यूल ए के बारे में, इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड एंड इट इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस बाय कोहेसिव फोर्स। क्योंकि इधर लिक्विड मॉलिक्यूल है, लिक्विड मॉलिक्यूल सभी लिक्विड मॉलिक्यूल तो कोहेसिव फोर्स से खींचेंगे, राइट। So it lies completely inside the liquid and it is attracted equally in the direction, in all direction by cohesive force. So the resultant force acting on it is 0. Second molecule के बारे में सोचिए, it lies below the surface, having small part of the sphere of influence in air and major part of the sphere of influence inside the liquid. So upward adhesive force due to air molecules is negligible as compared to the downward cohesive force. Downward cohesive force. तो नीचे cohesive force ज्यादा है ना भाई, इस केस में cohesive force ज्यादा लग रहा है क्योंकि एयर की डेंसिटी भी कम होती है, मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे। Then molecule C, it lies on the liquid surface and having half of the sphere of influence is in air and half of the sphere of influence in water. There are large number of liquid molecules in the lower half while the very few number of air molecules in the upper half of the sphere of influence. Therefore, कहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा? Therefore, the maximum resultant downward force acts on the molecule C. तो इसके वजह से क्या होगा? The above consideration shows that every molecule of the liquid situated at the surface or just inside the surface is acted upon by the resultant cohesive force acting inwards, and this force acts on all molecules situated in the surface layer of the thickness equals to the range of the attraction R, right? तो इस थिकनेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि मैंने बताया, इन सब पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इन सब पे। मतलब उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहते हैं। अब नीचे जाना चाहते हैं, मतलब जितने भी सरफेस है सरफेस एरिया को कम करना चाहते हैं वो,
राइट, यही है यहाँ पे। तो लिक्विड हैज टेंडेंसी टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो लिक्विड की टेंडेंसी कैसे बन गई कि वो चाहते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम हो। कोई भी मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहता है मतलब वो क्या चाहता है कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो। उनके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लग रहा है। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। So to attain minimum potential energy, it tries to reduce the number of molecules in the free surface so that its surface area is minimum. So minimum होने के लिए वो मतलब मॉलिक्यूल नीचे जाना चाहता है, रिड्यूस करना चाहता है एरिया को, ठीक है। Thus liquid surface behaves like a stretch membrane so as to occupy the minimum area. Minimum area occupy करने के लिए they are behaves like a stretch membrane, and this behavior of liquid surface gives the properties of surface tension. राइट, तो सरफेस टेंशन ये फेनोमेना किसकी वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। नीचे के लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर के लिक्विड मॉलिक्यूल को नीचे खींच रहे हैं और उनको आने के लिए जगह नहीं है, तो वो एक तनाव में सरफेस पे बन चुका है, उसको हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। तो ये कुछ नहीं है, गिने चुने पॉइंट मैंने पढ़ के इसलिए बताया ताकि आप अच्छे से लिख सको आपके मन से भी, ठीक है। देन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज और फॉल यूजिंग द फोर्सेस मेथड, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी आप किसी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर डिप करते हो तो उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड की लेवल राइज होती है या फिर फॉल होती है ओरिजिनल लेवल से। इस फेनोमेना को हम कैपिलरिटी कहते हैं, है ना। द फेनोमेना ऑफ राइज ऑफ लिक्विड लेवल और फॉल डाउन ऑफ लिक्विड लेवल इनसाइड द कैपिलरिटी इज कॉल्ड एज इनसाइड द कैपिलरी इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी। मतलब मान लो ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें हमने फ्लूइड भर दिया कुछ, ये और ये ट्यूब कैपिलरी ट्यूब में डाल दी, तो ये जो लिक्विड की लेवल है ये बहुत फाइन डायमीटर रहती है इस ट्यूब की, लिक्विड की लेवल इसके अंदर ऐसे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से बढ़ जाती है, या फिर कभी कभार वो फॉल डाउन भी हो जाती है। मर्क्यूरी ग्लास के केस में नीचे आ जाती है और आप वाटर और ग्लास लेंगे तो उसके अंदर वो राइज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, ये जो इसकी हाइट है, दिस इज व्हाट राइज ऑफ लिक्विड लेवल। इस हाइट के लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है और किस तरीके से फोर्सेस की मेथड से हम उसको निकालते हैं ये आप समझिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स एंड डीप इन अ लिक्विड। तो ये कैपिलरी ट्यूब मैंने यहाँ पे दी, अब डायग्राम में आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब है और इसको मैंने लिक्विड के अंदर डीप किया है जो दोनों एंड पे ओपन है। Liquid weighs the wall of the tube, therefore the angle of contact is acute and meniscus is concave। तो हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट के सीन में पढ़ते हैं कि जो लिक्विड सॉलिड को वेट करते हैं उनकी केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है, देखिए एक्यूट होता है, और जो मेनिस्कस बनता है वो कॉनकेव होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिक्विड और सॉलिड की पेयर ली है, लिक्विड राइज हो रहा है, राइज हो रहा है मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये देखिए ये हमारे पास मेनिस्कस है और ये यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बन गया, लेस देन 90 सॉलिड सरफेस और इसके बीच में थीटा, राइट। ये पॉइंट यहाँ पे बताओगे। नेक्स्ट, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, टी बी द सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड जिसके अंदर तुमने कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। और देखिए सरफेस टेंशन एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द मेनिस्कस एट पॉइंट ए। वैसे तो वो हर जगह पर लग रहा है, अब ये ऐसे है ना वो ट्यूब, तो सरफेस ये ऐसे बन चुका है, ये समझिए, ये ऐसे कॉन्केव शेप बन चुका है, ऐसी ट्यूब है वो, तो हर जगह पर ऐसे टेंजेंशियली वो लग रहा है, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ऐसी आएंगी तुम्हारी, समझ लेगा, हर पॉइंट पे एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। लेकिन हम दो पॉइंट कंसीडर करके, एक ए और दूसरा बी, तो उसका कहना है कि टेंजेंट कैसे एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन कैसे एक्ट करेगा अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर। जिस फिगर में दिख रहा है ना आपको, ऐसे सरफेस टेंशन की डायरेक्शन है, राइट। बट अगर उस पॉइंट पे फोर्स लगेगा, ऐसा है वो, इधर फोर्स लगेगा, ये ट्यूब है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस एक्शन को इधर हमको एक रिएक्शन मिलेगी, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस टेंशन के बराबर ही होगी, एंड सेम थिंग हैपन इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे एक्चुअली वो हर एक पॉइंट पे ऐसा ही होगा, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है, राइट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ट्यूब exert equal and opposite force that are equals to T. But this reaction can be resolved in two component। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं बट समझ रहे होंगे आप उसको, ये इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो जो थीटा वाला कंपोनेंट है उसको बोलेंगे टी कॉस थीटा, ये भी क्या है टी कॉस थीटा, ये है आपका टी साइन थीटा, और ये भी क्या है टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा दोनों में वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। Then component t cos theta जो है acts along the whole circumference of the meniscus। t sin theta तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि t sin theta देखो
इस सरफेस पे टी साइन थीटा इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है तो एक इधर, एक इधर, है ना। तो एक में कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारे टी साइन थीटा एक में को कैंसिल कर देंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाले। बट वर्टिकल वाले जो टी साइन थीटा है वो सबको ऐड करेंगे, हर एक टी साइन थीटा को ऐड करेंगे, हर एक टी साइन थीटा को ऐड करेंगे, राइट। So the component t cos theta acts along the whole circumference of the meniscus. Since the surface tension is the force per unit length, हम लिखेंगे total upward force is equals to क्या होगा, surface tension और into क्या आएगा, length, क्योंकि surface tension होता है force per unit length, तो force क्या हो जाएगा, surface tension into length। लेकिन हमारा surface tension ऊपर लगने वाला कितना है, t cos theta, और जिस लेंथ पे वो लग रहा है वो लेंथ किसके बराबर है, circumference of the circle के बराबर। तो इसलिए फोर्स कितना मिलेगा, t cos theta into 2 pi r। समझ पा रहे हो स्टेप्स। ये नोट्स मैं आपको शेयर ये तो करूंगा ही करूंगा और एक फुल नोट्स भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर, सर्कमफरेंस 2 पाई आर उस कैपिलरी ट्यूब के लिए और ये टी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। बट जब ये फोर्स टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है तो क्या इस फोर्स की वजह से लिक्विड ऊपर जा रहा है, यस, इस फोर्स की वजह से लिक्विड वो ऊपर जा रहा है क्योंकि ये खींच रहा है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट उसका। तो लिक्विड चढ़ती जा रहा है, चढ़ती जा रहा है। तो क्या ऐसा होता है कि लिक्विड डायरेक्टली ऐसे ऊपर चढ़ती जाएगा, रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। ये तब तक ऊपर चढ़ेगा जब तक, देखो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो इस लिक्विड कॉलम का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी जहां पे ऊपर लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से जो टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर है, ये इसके वेट के बराबर हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वो लेवल और रुक जाएगा उस हाइट पे, राइट, यस। तो उसके लिए जो नीचे लगने वाला वेट है वो कैसे निकालेंगे, तो लेट एच बी द राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, हाइट है, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो लिक्विड कॉलम का वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट इज इक्वल टू होता है mg, बट वी नो दैट रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू होता है रो इनटू v। तो मैंने इस मास को v इनटू रो लिख दिया, इनटू g तो है ही। एंड व्हाट इज वॉल्यूम, जो लिक्विड लेवल उसमें राइज हो गई थी, इतनी लिक्विड लेवल राइज हो गई थी उस कॉलम से, ठीक है, तो ये उसकी हाइट है। तो मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। अब एरिया क्या होगा बताइए, एरिया दिस इज पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और लेंथ इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, h, तो पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ दैट एयर कॉलम, राइट। अरे समझ पा रहे हो, तो इसलिए वॉल्यूम को लिखा पाई आर स्क्वायर h इनटू रो इनटू g, राइट। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ये जो दूसरा फोर्स आपको मिला ये वेट, और ये जो ऊपर वाला फोर्स था इक्वेशन नंबर 1, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम t cos थीटा इक्वल्स टू t cos थीटा 2 पाई r इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h रो g, इसको सॉल्व करोगे तो आपको t मिलेगा h r रो g अपॉन 2 cos थीटा, या फिर आपको h मिलेगा 2t cos थीटा अपॉन r रो g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरिटी ऑफ वेरी वेरी आईएमपी इक्वेशन, ठीक है। तो भाई देखो, बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दी है कल, इनका कहना है कि आप क्वेश्चन बैंक पूरी फाड़ दो, पूरी प्रिपेयर कर लो अच्छे से। एग्जाम की लेवल थोड़ी सी लो है, आधा घंटा आपके पास ज्यादा है, हर चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में से सारे क्वेश्चन करके चले जाओ, स्कोर बढ़िया आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट देखिए यहाँ पे स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ सुना है, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, आप सिंपली एयर भी ले सकते हो, या चलो अभी के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड में मैंने एक स्फीयर को डाल दिया, एक स्फीयर को डाल दिया, ठीक है। तो ये स्टोक्स लॉ कहता है कि इस स्फीयर के ऊपर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है, क्योंकि स्फीयर वेट की वजह से तो नीचे जा रहा है, तो विस्कस फोर्स से ऊपर की डायरेक्शन में लगता है, अपोज करता है विस्कस फोर्स फ्रिक्शन की वजह से, फ्लूइड फ्रिक्वेंसी फ्रिक्शन की वजह से, राइट। तो विस्कस फोर्स कितना होगा, तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, it is directly proportional to the velocity of that sphere and it is directly proportional to the eta, that is viscosity of that fluid। तो मतलब F is directly proportional to the eta, R और V। अब हर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम कन्वर्ट करते हैं इक्वल टू साइन एंड समथिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये आता है कांस्टेंट 6 पाई एटा आर वी, ये हमको स्टोक्स लॉ मिलता है। तो इसलिए इसने कहा स्टेट स्टोक्स लॉ एंड गिव टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट को अफेक्ट करने वाले कोई दो फैक्टर बताओ। तो स्टोक्स लॉ क्या है, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम में गिरने वाले किसी स्फीयर के ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस of the sphere, its velocity through the fluid and coefficient of viscosity of that fluid. What are the factors which are affecting the angle of contact? Nature of the liquid and solid in contact, मैंने अभी भी बताया था आपको कि कुछ फैक्टर पे वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंड impurities present in the liquid चेंज करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसे अगर आपने देखा वाटर और ग्लास के बीच में कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट है, बस उस वाटर में अगर आप कुछ डाल दो, नमक शक्कर
कुछ भी इम्प्योरिटी कलर डाल दो तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि तुमने इम्प्योरिटी डाली उसमें, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो कुछ इस तरीके से आज का पोर्शन हमको लेना था। अब इसका लास्ट वीडियो कल संडे है, मैं कल इसका रिमेनिंग पोर्शन भी रिवाइज कर दूंगा और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसका भी पहला वीडियो कल ही दे दूंगा, ठीक है। तो कल 2 वीडियो मिलेंगे आपको रिवीजन के। आई होप कि आज की क्लास में जितने क्वेश्चन मैंने लिए आपको समझ में आए। जिस तरीके से नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट था उसी तरीके से मैंने सब पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, कोई स्टेप नहीं समझ में आई, ठीक है, तो आप ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं कल के सेशन में वो टॉपिक आपको कवर करके दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? और कुछ चेंज अगर चाहिए होगा तो आप वैसा भी मुझे बता सकते हो, लेकिन हम पूरी क्वेश्चन बैंक करेंगे जो बोर्ड ने दी है, जिससे आपका स्कोर बूस्ट होगा। आपके मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप भी खुद ये पीडीएफ आपके पास आ जाने के बाद ये क्वेश्चन पहले प्रिपेयर कर लीजिए, साथ में पढ़िए। अब आप एक दिन भी वेस्ट नहीं कर सकते। चलिए गाइस, आज की क्लास में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।